नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में हुई विपक्ष की महाबैठक, विपक्षी एकता पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, ये कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन है। विपक्षी एकता के महाजुटान में शामिल हुए 26 दल, इंडिया के नाम से जाना जाएगा गठबंधन। कांग्रेस ने पीएम उम्मीदवार की रेस से पीछे खींचे हाथ। विपक्ष की बैठक के बाद एनडीए ने दिल्ली में दिखाया शक्ति प्रदर्शन, 38 दल हुए बैठक में शामिल। चिराग पासवान ने किया एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल की याचिका पर होगी सुनवाई, 21 जुलाई को कोर्ट में होगा फैसला। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। दूसरे दिन भी सीमा हैदर से जारी रही एटीएस की पूछताछ, एजेंसी के हाथ लगे चौंकाने वाले सबूत। पाकिस्तान से आई सीमा पर गहराया आईएसआई एजेंट होने का शक। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे विपक्षी एकता पर पीएम मोदी के प्रहार की। बेंगलुरु में आज विपक्ष की बैठक हुई, लेकिन इस बीच विपक्ष के इस महाजुटान पर पीएम मोदी ने पोर्ट ब्लेयर से जमकर हमला बोला। उन्होंने इस बैठक को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दिया। पीएम ने अवधी भाषा में लिखी एक कविता के जरिए विपक्षी एकता पर निशाना साधा और कहा कि गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बिल्कुल सटीक बैठता है। डॉक्टर साहब, क्या मायने निकाले जाएं पीएम मोदी के बयान? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से दिया। कांग्रेस पार्टी अब तक ये कह रही थी कि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत के बाजार में। प्रधानमंत्री ने कहा, ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की दुकान है। और ऐसा दुकान है कि जिसके अंदर जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, उसको उतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। प्रथम पंक्ति के जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, ये सब नेशनल हेराल्ड में फंसे हुए हैं, जमानत पे बाहर है। लालू यादव को जगह दिया गया है, ये तो कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, ऑलरेडी जेल याफ्ता लीडर, जिसे बाकायदा नेता के रूप में पेश किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कई सारे घोटाले में फंसे हुए हैं। ममता बनर्जी, नोटों का पहाड़, कुल मिलाकर के 20 लाख करोड़ इनके सिर पे चोरी करने का इल्जाम है। ये देश बचाएंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग से पहले ही नैरेटिव सेट कर दिया कि ये 26 की 26 पार्टियां ये ना तो एक होंगी और ना ही ये लोग देश बचाने और संविधान के लिए एक साथ हुए हैं। दरअसल ये अलीबाबा 40 चोरों की कंपनी है जो अपने अपने माल को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। जी बिल्कुल। बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में कुल 26 दलों के नेताओं के शामिल होने का दावा किया गया। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के नाम पर मुहर लग गई है। एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है, जिसका मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंसिव अलायंस है। साथ ही कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो पीएम के उम्मीदवार की रेस में शामिल नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगली मीटिंग को लेकर भी घोषणा कर दी। विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ तस्वीरें आज विपक्ष की इस बैठक से सामने आई? कोई तस्वीरें सामने नहीं आई। नीतीश कुमार क्यों नहीं आए? पिछली बार केजरीवाल चले गए थे, इस बार नीतीश कुमार चले गए। क्यों? कन्वेनर के नाम की घोषणा नहीं हुई, इसलिए शायद वो नाराज हो गए। लालू यादव भी नजर नहीं आए, वहां तेजस्वी यादव भी नजर नहीं आए। इसका मतलब ये बिहार के सारे नेता ये सोच रहे थे कि उन कन्वीनर बना दिया जाए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिए जाएंगे और मेरा बेटवा जो है वो मुख्यमंत्री बिहार में बन जाएगा। तो ये सब का सब पूरा कुनबा नदारत। अब नाम रख दिया इंडिया। भाई, नाम रखने से क्या होगा? नाम रखने से क्या होगा? सोनिया गांधी ने कहा कि पहले हिंदी नाम रखते हैं, विरोध हो गया,
फिर नाम आपने रखा। ये इतनी बड़ी मीटिंग किसने की? इन 26 पार्टियों को बुला करके एक नाम बताने के लिए? कहां है सब कमिटीज? क्या है एजेंडा? कौन है नेता? भाई हम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री तो कोई तो बनेगा। लालू यादव बनेंगे, शरद पवार बनेंगे, ममता बनर्जी बनेगी, स्टालिन बनेंगे, हेमंत सोरेन बनेंगे, अरविंद केजरीवाल बनेंगे। कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला करने के लिए नाम दे देने से हो जाएगा या आपको एक चेहरा सामने में कन्फ्रंट करने के लिए खड़ा करना पड़ेगा? तो ये तो मुझे लग रहा है कि बेकार की एक कवायद है। ममता बनर्जी बंगाल में 42 की 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहां कम्युनिस्ट पार्टी को चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? वहां पे क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी? ये सब बुलबुला है, ऐसा बुलबुला जिसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा। इतने सारे कंट्राडिक्शंस हैं, इतने सारे सवाल हैं जिसका एक भी जवाब आज की मीटिंग के बाद नहीं मिल पाया है। सिर्फ इतना जरूर मिल गया कि भाई देखो, यूसीसी पे हम लोगों को एक साथ होना है। ये एमडीएमके वालों ने रेजोल्यूशन पार्टी के उस मीटिंग के दौरान डाला और सारे लोगों ने कहा कि हम लोग सारे लोग यूसीसी के खिलाफ हैं। अच्छा, संविधान को बचाना भी है, संविधान की रक्षा भी करनी है, तो संविधान के दिए गए उस चैप्टर को क्यों ये लोग भूल गए कि जिसमें लिखा हुआ है कि देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए और ये जरूरी है? तो ये बेकार की चीजें हैं। मुझे लग रहा है ये सब प्रधानमंत्री मोदी के सामने नहीं टिकने वाले हैं, इसलिए ये इस तरह की कवायद करके एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं, मीडिया में बवाल करना चाह रहे हैं। उसके अलावा कोई दम नहीं है इस तमाम कार्रवाई में। जी बिल्कुल। अब जहां बेंगलुरु में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ, तो वहीं दिल्ली में एनडीए ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक हुई जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में औपचारिक तौर पर चिराग पासवान भी शामिल हुए। साथ ही पासवान ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी। बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने बयान में ये साफ कर चुके हैं कि एनडीए का गठबंधन सत्ता के लिए नहीं, ये गठबंधन सेवा के लिए है, भारत को मजबूत करने के लिए है। डॉक्टर साहब, किस तरह से 38 का ये आंकड़ा 26 पर भारी पड़ गया? देखिए, भारी ये तो पूरा आंकड़ा का खेल था। एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था कि पूरा देश इकट्ठा हो गया मोदी के खिलाफ, नाम इंडिया रख दिया, तो उसका तो जवाबी कार्रवाई होगी। तुम 26 तो हम 38, लीजिए, खेल खत्म हो गया। एक और बड़ा फर्क है, यहां जो लोग एनडीए के साथ आ रहे हैं वो समर्थन के साथ आ रहे हैं, वहां जो लोग आ रहे हैं वो मोदी को हराने के लिए आ रहे हैं, मोदी के खिलाफ लड़ना है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना है, ऐसा रेजोल्यूशन तो आया नहीं। क्या केरल में कांग्रेस पार्टी वर्सेस वामपंथी नहीं होगा? क्या कांग्रेस पार्टी और वामपंथी एक साथ मिलकर बंगाल में ममता के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? क्या केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ेगा? या कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पे नहीं चुनाव लड़ेगी, पंजाब और दिल्ली दोनों जगह पे? तो कई सारे कंट्राडिक्शंस हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को समझ रहे थे कि वो एक माहौल ऐसा बनता कि सरकार के खिलाफ तमाम लोग इकट्ठा हो गए। तो उस बुलबुले को बाकायदा खत्म करने के लिए ही ये मीटिंग बुलाई गई है और 26 के ऊपर 38 का आंकड़ा वो भारी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। दिल्ली में एनडीए की बैठक में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन विपक्ष के महाजुटान पर भारी पड़ गया। अगली खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की। मोदी सरनेम मानहानि मामले में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उन्होंने अपनी 2 साल की सजा पर रोक लगाए जाने को लेकर याचिका डाली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। अब राहुल की इस याचिका पर कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें, इससे पहले इस मामले में राहुल को सूरत कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट से झटका लग चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में राहुल के भविष्य का फैसला होना है। डॉक्टर साहब, क्या होगा? 21 जुलाई को राहत मिलेगी, फिर झटका लगने की संभावना? देखिए, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, लेकिन जिस हिसाब से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट गए और वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा कि हमें शुक्रवार या सोमवार का डेट दे दिया जाए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई शुक्रवार को ही कर लेते हैं, इतनी अर्जेंसी। लेकिन क्या होगा? 2 चीजें हैं इसमें। एक कि भाई केस खारिज करना कि गलत
दूसरा, ये जो 2 साल की सजा दी गई है उसको कम करना या उसको खत्म करना। इनका प्ली है कि बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट मिल गया है, इसलिए पनिशमेंट को कम किया जाए। और दूसरी तरफ की जो कहानी है कि हमने किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब देखना यह है कि उसमें राहत अगर मिल जाती है, कि अगर उनको ये कहा जाता कि भाई ठीक है, ये जो सजा है उसको कम कर दिया जाता है, तो राहुल गांधी फिर से सांसद बन जाएंगे। और अगर सजा बरकरार रहता और ये कहते कि नहीं भाई रेगुलर सुनवाई की जाएगी, तो उसमें तो 1-2 साल लग जाएंगे। तो उसमें होगा ये कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सांसद नहीं बन पाएंगे। वायनाड में जो है इमीडिएटली वहां पे चुनाव कर दिया जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं, राहुल गांधी अपने ही जाल में फंसे हैं। लोअर कोर्ट में ही अगर उन्होंने कह दिया होता कि मोदी के नाम पे जो हमने बयान दिया, इसमें तमाम मोदी समुदाय, ओबीसीज, उसके निरादर करने का मेरा कोई मूड नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मामला खत्म हो गया होता। लेकिन वहां तो ये डायलॉगबाजी कर रहे थे कि हम तो सावरकर नहीं हैं, हम गांधी हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस वजह से इस मुसीबत में फंसे हैं। अब ज्यादा चांसेस जो मुझे लग रहा है कि कहा जाएगा कि भाई ठीक है, इसको रेगुलर की सुनवाई की जाए और सजा जो दी गई है वो सफिशिएंट है, वो ठीक है, तब तो ये कहीं के न रहेंगे, न सिंपैथी मिलेगी, न ये सांसद बन पाएंगे। यही पूरी कहानी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से भी अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो उसके बाद उनके राजनीतिक करियर पर लंबा ब्रेक लग जाएगा। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे सीमा हैदर से पूछताछ की। सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिससे सीमा पर शक गहरा होता चला जा रहा है। सबसे अहम बात जो पता चली है कि सीमा हिंदुस्तान में सचिन के अलावा भी कई लोगों के संपर्क में रह चुकी है। सीमा ने जिस तरह से जांच एजेंसी के सटीक जवाब दिए हैं, उससे अधिकारी भी हैरान रह गए। मामले में अब उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही पूरी रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा, जिसके बाद सीमा का फैसला होगा। डॉक्टर साहब, और क्या क्या बातें पूछताछ में निकल के आई? देखिए, पूछताछ में जब वो वहां पहुंची तो तीनों को अलग अलग, सचिन, सीमा और सचिन के पिता को अलग अलग जगह पे पूछताछ की गई। और इन लोगों से पूछा गया कब मिले, कैसे मिले, कितने दिनों से जानते हो, और तीनों की कहानी को जोड़ के एटीएस अपनी कहानी बनाएगी। अब दूसरी चीज, उसे पढ़ने के लिए दिया गया इंग्लिश का एक पेज, बहुत फर्राटेदार पढ़ी, कह रही भाई 5वीं पास है। उसका पति कह रहा है कि कभी स्कूल नहीं गए, फिर भी वो पढ़ रही है। फोन उसने 2-2 तोड़े, 4 सिम को नष्ट किया। इन सब सवालों का जवाब मांगा गया। तो एटीएस के अधिकारी भी बड़े आश्चर्यचकित हैं कि कितना कूल एंड काम तरीके से, जैसे कोई बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेन्ड एजेंट होता है, उस तरीके से वो जवाब दे रही है। सबसे बड़ी बात कि सचिन अकेला नहीं है। आपने सही कहा कि सचिन अकेला नहीं है। 7-8 लोगों के साथ वो पबजी के साथ साथ चैटिंग, वीडियो कॉल वगैरह किया करती थी। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है कि जो 7-8 लोग हैं, ये सब के सब दिल्ली और एनसीआर के रहने वाले हैं। तो ये जो बात, एक जो सवाल उठाया जा रहा है कि आईएसआई ने किसी बड़े ऑपरेशन के लिए सीमा को एनसीआर में प्लेस किया है, वो इस तरह की चीजों से, इस तरह के खुलासे से ये पुख्ता होता है। पूछताछ अभी जारी है। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में बहुत चिंता जताया और इसीलिए जब एटीएस को यह सौंपा गया, एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड कहते हैं उसको, जब इस मसले को एटीएस को दिया गया, इसका मतलब साफ है कि कुछ न कुछ एजेंसियों के पास ऐसी जानकारी हाथ जरूर लगी है जिसका एंगल वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और एक और सबसे बड़ी चीज, उसके खिलाफ 120P आईपीसी के तहत एफआईआर नया दर्ज किया गया है। तो अभी इस स्केल में बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। एक बात कहना पड़ेगा, अगर वो इनोसेंट है तो बाकायदा कानून उसकी रक्षा करेगी,
लेकिन अगर वो कोई आईएसआई लिंक इसके मिलते हैं, अगर वो एजेंट है, तो इसको तो बकायदा गिरफ्तार करके तमाम तरह के नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह करवा के उसकी हकीकत और आईएसआई के पूरे प्रोसीजर के ऊपर खुफिया एजेंसी को काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। ऐसा ही सीमा हैदर के साथ हुआ, जिससे उसकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।